हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में अटेम्प्ट करना। और क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे नंबर दिला सकते हैं आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 यूनिट से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेशन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, अदर स्किल, हर एक चीज़ दिया जा रहा है, जिससे आपका थ्योरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट आपका हो जाए। साथ में आपको टेलीग्राम सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जिसमें आपको डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने फ्यूचर अपने जॉब को लेकर, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आप डेली क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिंपल सा आपको बस इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है, और इस कंप्लीट नोट्स को लेकर आप क्यूज ग्रुप में अटेम्प्ट कर सकते हो, डेली क्यूज और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक किसे माना जाता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्किम, या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर सही आ रहा है। अगस्त कॉम्टे आपका राइट आंसर होगा। याद रखना, अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र के जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और इसे एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का प्राथमिक ध्यान किस पर है। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक संबंध और संस्थाएं, जैविक विकास, आर्थिक प्रणालियां, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन टू का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। याद रखना, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआर 1 में पूछा गया था, जिसमें समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समाज की संरचना का अध्ययन करना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष पर जोर देता है। कार्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, रचनावाद, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि आज शाम 8 बजे जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आज शाम 5 बजे आपको डेली क्यूज, आपको फ्री ऑफ क्यूज आज मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके आज शाम 8 बजे क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें हर कोई अटेम्प्ट करेगा सोशोलॉजी का। उसमें अपना स्कोर आप जा सकते हो, कितना आपका स्कोर है, कितना आपने स्कोर गेन करा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कल मार्क्स के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है। ये भी सवाल आपके बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का रीति रिवाज अपनाना संस्कृतिकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हु इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एमिल दुर्कheim जिन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तावित की थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, हर टाइम ये सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। और एक बात आप टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, जिस पे हम अगला वीडियो आपके लिए टॉप 30 विथ थ्योरी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करना। इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना कि संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर, जैसे कि दादा, परदादा, चाचा, चाची, हर कोई एक फैमिली में रहे उसे कहा जाता है जॉइंट फैमिली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक मानदंड सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिकरण, संस्कृतिकरण, अनुकूलन, आधुनिकीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसे याद रखना काफ़ी आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं कि सांस्कृतिक मानदंड के सीखने की सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामाजिकरण, ठीक है? इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा किस पर आधारित है? मतलब आपकी जो कास्ट सिस्टम है किस पे बेस होती है आपको ये बताना है। इकोनॉमिक स्टेटस पर, बर्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब आपका जन्म होता है तभी आपको डिसाइड किया जाता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो या तेली हो, पता नहीं कोई भी कास्ट हो, सब कुछ आपके जन्म के किस फैमिली में हो रही है, किस कास्ट में हो रही है, उसके बेस पे आपको डिसाइड किया जाता है कि आपकी कास्ट क्या होगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim, अगस्त कॉम्टे या इनमें से कोई नहीं। कल के जो सोशियोलॉजी पेड ग्रुप है उसमें मैंने फेमस बुक ऑथर से मैंने क्यूज़ कराए थे, जिससे हर बार सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, किसी भी स्टेट में बुक ऑफ ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए थे सोशियोलॉजी में, उस टॉपिक से मैंने कल के पेड ग्रुप में टॉप 30 क्यूज़ कराए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर एक टॉपिक हम डिटेल में कवर कर रहे हैं विथ वीडियो, विथ क्यूज़, विथ नोट्स, जिससे आपका पेपर क्वालीफाई होने में आपको मदद मिल सके। तो इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, याद रखना। मैक्स वेबर ने ये पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट, नैतिकता और पूंजीवाद के बीच को संबंध की व्याख्या करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एक बार, ठीक है? अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र में अनोमी का अर्थ क्या होता है? ठीक है? आपको बताना है कि समाजशास्त्र में अनोमी का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन सामाजिक सद्भाव, मानदंडता, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक विविधता या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनोमी होती क्या है। एनोमी एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आपके सामाजिक मानदंड कमज़ोर होते हैं, अनप्रेजेंट होते हैं, जिसमें समाज अराजकता ज़्यादा फैलती है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आज शाम 8 बजे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में क्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हो और आप डेमो देख सकते हो कि कैसे क्यूज़ होते हैं, कितने आप स्कोर कर पा रहे हो सारे बच्चों के बीच में। तो इस ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि समाजशास्त्र में कार्यवाद का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समाज कैसे स्थिरता बनाए रखता है, ये समझना आपका समाजशास्त्र में कार्यवाद का प्राथमिक लक्ष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आदर्श प्रकार की अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ी हुई है? ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim, अगस्त कॉम्टे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिकरण क्या होता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सामाजिक अस्थिकरण क्या होता है, आपको ये बताना है। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक अस्थिकरण होता क्या है। सामाजिक अस्थिकरण समाज को विभिन्न स्तरों में इसे क्लासिफाई करता है, इसको डाइवर्सिफाई करता है, और जैसे कि जाति हो गया, वर्ग हो गया, स्तर हो गया, उसमें इसको डिवीजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य ध्यान किस पर है? क्वेश्चन 14 का बताना है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, समाजशास्त्र में सांस्कृतिक पिछड़ाव क्या है? तो आपको पता होगा, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल्चरल लेक के बारे में आपने सुना होगा, कल्चर से नाम पता चल रहा होगा, संस्कृति के बारे में बात की जा रही है, उसके पिछड़े के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तकनीकी परिवर्तन अंकुरण में देरी, जैसे कि सांस्कृतिक पिछड़ाव तब माना जाता है जब सांस्कृतिक मानदंड और या उसके मूल्य तकनीक परिवर्तन के अनुकूल नहीं हो पाते। जैसे कि आप मुस्लिम समाज देख सकते हो कि वो काफ़ी अपने आप पहले के जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम अपने रूल और जो उनका नियम है उसको चेंज नहीं करते हैं। जबकि हिंदू कास्ट में आप देख सकते हो कि जो हमारे पूर्वज रीति रिवाज थे उसको टाइम टू टाइम उसको चेंज किया गया और हम आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ होते हैं जो हमारे सांस्कृतिक पिछड़ाव का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र में दुष्प्रभाव की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, रॉबर्ट के मर्टन, एमिल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, रॉबर्ट के मॉर्टन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्जातीय केंद्रवाद क्या होता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए निर्जातीय केंद्रवाद होता क्या है? जब आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर करते हो, जब उसे क्लासिफाई करते हो, जज करते हो, उसे कहा जाता है निर्जातीय केंद्रवाद। अगर आप हिंदू हो और मुस्लिम की संस्कृति से आप कंपेयर कर रहे हो, उसे कहा जाएगा निर्जातीय केंद्रवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता क्या है? सोशल मोबिलिटी, इस क्वेश्चन टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सोशल मोबिलिटी होती क्या है। तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, सोशल मोबिलिटी जो होती है एक तरह से व्यक्तियों या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की प्रक्रिया सामाजिक मोबिलिटी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में अलगाव का अर्थ क्या होता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए
और बताइए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिएशन इन सोशियोलॉजी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? एलिनेशन क्या होता है? जब आप समाज में रहे हो और उस समाज में आपको दरकिनार कर दिया जाए, समाज से आप अलग हो चुके हो, उसे कहा जाता है एलिनेशन, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हुआ है, जाकर आप वीडियो में देख सकते हो कि पितृसत्ता क्या होता है? जो समाज में महिलाओं का प्रभुत्व होता है, समाज में पुरुषों का प्रभुत्व, लैंगिक समानता, मातृत्वात्मक प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा जहाँ पे समाज में पुरुष का प्रभुत्व होता है, वहाँ पे होता है पितृसत्ता। मैक्सिमम आप नॉर्थ साइड में देख सकते हो, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी यहाँ पर पितृसत्ता होते हैं और मातृसत्ता कहाँ पे होता है, तो आप साउथ साइड में देख सकते हो केरला, बैंगलोर यहाँ पे मातृसत्ता होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, शहरीकरण क्या है? तो हर बच्चे को पता है कि शहरीकरण होता क्या है? जहाँ पर बहुत सारे आबादी हो, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी की ओर पलायन किया जाए, उसे कहा जाता है आपका शहरीकरण। जो आज के टाइम गाँव से लोग निकल कर टाउन की ओर भाग रहे हैं और टाउन के लोग गाँव की तरफ भाग रहे हैं, घर बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? शहरी आबादी और क्षेत्र में वृद्धि शहरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्षीकरण। इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए और बताइए कि धर्मनिरपेक्षीकरण होता क्या है? आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जहाँ पर अपने धर्म और जो धर्म का प्रभाव हो या समाज में उनको बहुत कम मानते हैं। वो लॉजिकल बातें काफ़ी करते हैं कि विज्ञान ऐसा है, विज्ञान के चलते ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। जो हमारे ये जो पृथ्वी नाच रहा है, ये सब विज्ञान का खेल है। मतलब फैक्ट्स पे बात ना करना, विज्ञान की बातें ज़्यादा करना, धर्म पे उनका विश्वास खो जाना, भगवान नहीं होते, ये सब मोह माया है। मतलब जो लॉजिकल बातें करे, जो साइंटिफिक बातें करे, उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि रेफरेंस ग्रुप किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो रॉबर्ट के मटन, मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और नाम याद रखना, रॉबर्ट के मटन। रॉबर्ट के मटन से हमने ऑलरेडी टॉप 30 क्वेश्चन, काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें थ्योरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, व्याख्या, हर एक चीज़ मैंने इसमें टॉपिक में बताए हुए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो याद रखना, रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा रॉबर्ट के मॉर्टन के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्तियों के व्यवहार उनके मूल्य के प्रभावित करने वाले समूह को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? आप मुझे ये बताओ कि सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस होते क्या हैं? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जहाँ पर समाज में संरचना हो, संस्थाएँ हों, उनके मानदंडों में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं, उसको दर्शाया जाए, उसे कहा जाता है सोशल चेंजेज़। तो ऐसे ऑप्शन आपको ऑप्शन बी में दिखेंगे, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट एंड नॉर्म्स की बात की जा रही है, जो आप आसानी से आंसर बता पाओगे कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इसमें पूछा गया है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद होता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति उनके संदर्भ में समझना, ठीक है? हर एक चीज़ मैंने इसमें व्याख्या करके दिया है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस आप व्याख्या पढ़ोगे, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है, सापेक्षवाद क्या होता है? हर एक चीज़ आपको डिटेल में दिया गया है। अगर आप डिटेल में पढ़ते हो,
सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद नहीं करते हो तो आप हर एक चीज़ आपका हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भूमिका क्या होती है? जेंडर रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ जेंडर रोल? काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है कि आपने पता होगा जेंडर रोल होता क्या है? तो जेंडर रोल वो होता है जहाँ पर आपकी लैंगिक भूमिकाएँ जो समाज द्वारा निर्धारित की जाती है कि आप पुरुष हो, महिलाएँ हो, आपको कैसा व्यवहार करना है। पुरुष होते हुए आप रो नहीं सकते हो, महिला होते हुए आपको आपको हिम्मत नहीं दिखानी है। ये सब आपके समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है जिसमें इसको कहा जाता है जेंडर रोल, ठीक है? याद रखना जेंडर रोल के बारे में पूछा, अगर यहाँ पूछ लेता सेक्स रोल, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा और आंसर भी बदल जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि सेक्स रोल क्या होता है तो आपका राइट आंसर होता ऑप्शन ए, लिंगों के बीच जैविक अंतर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है जेंडर रोल के बारे में। जेंडर रोल के बारे में पूछे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर सेक्स रोल के बारे में पूछे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को आंसर रट्टा नहीं मारना बल्कि आपको समझना भी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको हर एक डाउट को क्लियर करना है, व्याख्या सहित पढ़ना भी है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद मत करना, जो मैंने व्याख्या दी गई है उसे भी आप डिटेल में पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक नियंत्रण क्या है? सोशल कंट्रोल क्या होता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? सामाजिक नियंत्रण एक होता है सामाजिक मानदंडों को लागू करने का तंत्र। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन जो आपने क्लास 6 से सुनते आ रहे हो ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जो कि एक वैश्वीकरण दुनिया भर में जितने भी आपके इकोनॉमिक्स कल्चर होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसके समाज के बीच बढ़ते संबंधों को इसमें दर्शाया जाता है कि आपने कितना ट्रेड किया, कितना आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, कितना इकोनॉमिक्स कल्चर डिवाइड है, कितना आइसोलेट कर रहे हो, कितना इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये सब कुछ उसमें बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक संस्था क्या है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हो, किस टॉपिक पे अगला वीडियो आप देखना चाहते हो, जिस पे हम डेडिकेटेड वीडियो विद थ्योरी विद व्याख्या आपको कराएँगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको पढ़ने से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेली डेली मैच करे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो भी बी टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है? सामाजिक संस्था पूछा गया था, ठीक है? सामाजिक संस्था क्या होता है? तो सामाजिक संस्था क्या होता है? सामाजिक संस्था होता है जो भी आपकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में स्थापित प्रणालियाँ होती हैं, उसे कहा जाता है सामाजिक संस्था। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन क्या है? इसमें किसी को टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सामाजिक आंदोलन, देखो सामाजिक आंदोलन क्या होता है? जो आप बोलते हो सोशल मूवमेंट, ठीक है? जहाँ पे आप समाज में परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, समाज को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, उसे कहा जाता है सोशल मूवमेंट, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत और करनी है। एक बात, अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आज शाम 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो इस ग्रुप में जाकर, जिसमें आपको सोशियोलॉजी के हर एक स्टूडेंट इसको ग्रुप को पार्टिसिपेट करेंगे क्यूज को, और आप उनके बीच अपने स्कोर देख सकते हो कि आपका स्कोर कितना है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें अंदर आपको टॉपिक वाइज़ आपका जो 15 यूनिट का सिलेबस है, उससे रिलेटेड 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, टेलीग्राम का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज़, ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ 500 में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को लेकर, तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालीफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा।
लेने के लिए क्या करना है, तो बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और इस बारे में अधिक जानकारी लेकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।